इम्यूनिटी वाला चैप्टर है, इम्यूनिटी वाला, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉलरेंस। और ये काफ़ी लॉन्ग में ही पूछा जा सकता है। मतलब ये है कि IMP को मिला पढ़ना। तो टॉलरेंस में क्या होता है, तो पहले तो समझ लो टॉलरेंस होता क्या है। तो टॉलरेंस, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस मतलब समझ लो कि अपना कोई भी सेल्फ एंटीजन जब भी अपनी लिम्फोसाइट के सामने एक्सप्रेस किया जाता है तो लिम्फोसाइट अनरिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स उसके खिलाफ प्रोड्यूस नहीं करती। रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस कर सकती है, किसी भी लिम्फोसाइट के सामने अगर कोई तुम फॉरेन एंटीजन रखोगे तो लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स में इम्यून रिएक्शन करेंगी। तो जब कोई भी सेल्फ एंटीजन सामने रखा जाएगा तो उसके खिलाफ अगर लिम्फोसाइट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती तो इसी को टॉलरेंस कहते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है, जिससे ऑटो इम्यूनिटी वाली कंडीशन ना आ जाए, समझ रहे हो ना। तो टॉलरेंस बेसिकली अपना यही है, टॉलरेंस ऑटो इम्यूनिटी से अपन को बचाता है। अपनी लिम्फोसाइट अपने खुद के एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट नहीं करती, तो इसी को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस दो टाइप की है, सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस। तो व्हाट इज सेंट्रल टॉलरेंस, तो सेंट्रल टॉलरेंस को समझने से पहले ये समझ लो कि सेंट्रल टॉलरेंस थाइमस में होती है एंड बोन मैरो में होती है। थाइमस में होती है और किस में होती है, बोन मैरो में होती है। थाइमस में और बोन मैरो में होती है। पेरिफेरल टॉलरेंस पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू में होगी। बेस्ट एग्जांपल है इसका ब्लड, ठीक है। तो पहले सेंट्रल टॉलरेंस समझ लेते हैं। तो सेंट्रल टॉलरेंस सबसे पहले थाइमस में अपन समझते हैं, थाइमस में कैसे होती है। तो समझो कि जब भी कोई भी बच्चा बनना होता है तो बॉडी का ईच एंड एवरी एंटीजन जो होता है वो थाइमस में एक्सप्रेस किया जाता है। थाइमस उसको जानता होता है, और जब थाइमस जानता है तो वो टी सेल को सिखा देता है। जो भी टी सेल आती है थाइमस मैच्योर होने आती है तो टी सेल को थाइमस सिखा देता है कि जो भी सेल्फ एंटीजन है उसके खिलाफ कोई भी अपना रिस्पॉन्स मत दे देना, समझ रहे हो। तो इट टीचेज अ टी लिम्फोसाइट नॉट टू अटैक ऑन अ सेल्फ एंटीजन, अपने एंटीजन पर रिएक्ट मत कर देना, ठीक है। और ये करता कैसे है, नेगेटिव और पॉजिटिव सिलेक्शन से। तो नेगेटिव पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो सुनो, पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होता है। पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब होता है कि जब थाइमस ने क्या किया, थाइमस ने टी लिम्फोसाइट, ऐसी टी लिम्फोसाइट जो थाइमस की आज्ञा मान गई, उन्होंने बोला कि हम सेल्फ एंटीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उनको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिवली सिलेक्टेड लिम्फोसाइट्स हो गई और वो जीवित रहेंगी, जिंदा रहेंगी वो, और फर्दर बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करने में मदद करेंगी। लेकिन कुछ मक्कार होती हैं, मक्कार कैसी होती हैं, नेगेटिव सिलेक्टेड होती हैं। जो कुछ मक्कार टी लिम्फोसाइट होती हैं जो थाइमस की बात नहीं मानती, उनको हम नेगेटिव सिलेक्टेड टी लिम्फोसाइट कह देते हैं, उनको मार दिया जाता है। अब वो मारा कैसे जाता है वो समझ लो। तो क्या होता है, जैसे CD4 सेल क्या होती है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को CD4 सेल्स कहते हैं। तो CD4 सेल्स जो कि टी लिम्फोसाइट है एक तरीके की, उसके सामने जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्सप्रेस करती है सेल्फ एंटीजन को, हम ये तो पता है ना सबको कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है वही एंटीजन प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ टी लिम्फोसाइट, और पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट उसको पहचानती है, आइडेंटिफाई सेल्फ एंटीजन, ठीक है। तो क्या होगा कि सेल्फ एंटीजन को CD4 टी सेल पहचानेगी, और CD4 टी सेल पहचानेगी सबसे पहले। तो लेकिन अगर सेल्फ एंटीजन होगा, अगर ये सेल्फ एंटीजन होगा तो टी सेल का क्या होगा फिर उससे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने मान लो सेल्फ एंटीजन एक्सप्रेस किया और टी सेल ने उसको पहचान लिया अगर, और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स देने की कोशिश करी, तो क्या होगा, उसका नेगेटिव सिलेक्शन हो जाएगा। तो नेगेटिव सिलेक्शन में उसके साथ क्या होगा, उसको डेड कर दिया जाएगा और उसकी मेमोरी बना ली जाएगी कि ऐसी टी सेल थी हमारे पास, डेड कर दिया जाएगा और मेमोरी बना दी जाएगी। तो एनी टाइम इन फ्यूचर द सेल्फ एंटीजन गेट एक्सपोज टू टी सेल, इट रिएक्ट ऑन इट, इट विल ऑटोमेटिकली डाई। मतलब समझ रहे हो तुम, ये टी सेल थी, टी सेल में क्या हुआ कि ये नेगेटिव सिलेक्शन हुआ, नेगेटिव सेल डेड एंड मेमोरी क्रेडिट। एनी टाइम इन फ्यूचर द सेल्फ एंटीजन गेट एक्सपोज टू टी सेल एंड इट रिएक्ट ऑन इट, इट विल ऑटोमेटिकली मर जाएगी। मतलब समझ रहे हो कि मतलब टी सेल सेल्फ एंटीजन पहचान नहीं थी, इस वजह से उसका नेगेटिव सिलेक्शन हुआ और उसे मार दिया गया। लेकिन साथ ही में मेमोरी भी क्रिएट कर ली गई। मेमोरी क्रिएट क्यों कर ली गई, मेमोरी इसलिए क्रिएट कर दी गई कि फर्दर अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टी सेल इस एंटीजन को, इस पर्टिकुलर एंटीजन को पहचानने वाली अगर कोई और टी सेल भी होगी तो वो सेल ऑटोमेटिकली अपने आप मर जाएगी, समझ रहे हो। तो इसके लिए मेमोरी बना ली जाती है। अब वो क्या मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो मर जाती है, वो उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो अपने आप मर जाएगी अगर ये ऐसी एंटीजन के खिलाफ कोई टी सेल फिर से रिस्पॉन्स करेगी तो। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जो कुछ नेगेटिव सिलेक्टेड सेल होती हैं तो सबकी सब मरती नहीं है, कुछ जो है अपनी
टी सेल गेट कन्वर्टेड इनटू टी रेगुलेटरी सेल सप्रेसर टी सेल। तो कुछ सेल, अभी के लिए ये चीज़ याद रख लो कि कुछ टी रेगुलेटरी सेल और सप्रेसर टी सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, मरती नहीं है। इनका क्या काम है वो अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन, अब देखो एक स्पेशल पॉइंट है, जो नेगेटिव सिलेक्शन है, ये जो नेगेटिव सिलेक्शन करता है थाइमस, ये कंट्रोल करने वाले जीन का नाम होता है AIRE जीन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट जीन है AIRE जीन। AIRE जीन होता है, AIRE जीन ये कंट्रोल करता है किसको, नेगेटिव सिलेक्शन को। AIRE जीन ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन भी कहते हैं, इसे ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन भी कहते हैं, और प्रोसेस नेगेटिव सिलेक्शन की रेगुलेट करता है, ठीक है। तो म्यूटेशन इन AIRE जीन होता है तो उससे ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम होता है, ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम होता है। वो काफ़ी रेयर डिसीज़ है, ये काफ़ी रेयर है, वेरी रेयर डिसीज़ है ये, ठीक है। वेरी रेयर, काफ़ी रेयर डिसीज़ है, ठीक है। ये बहुत कम केसेस देखने मिलेंगे ऑटोइम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम के, जो कि क्यों होता है AIRE जीन के म्यूटेशन के कारण, ठीक है। तो अब अपन आ गए, क्या अपन ने पढ़ लिया था टॉलरेंस दो टाइप का होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस पढ़ रहे थे, सेंट्रल टॉलरेंस थाइमस और बोन मैरो में आ जाएगा, जिसमें से अपन ने थाइमस में क्या होता है वो पढ़ लिया। अब बोन मैरो से पढ़ लो। तो बोन मैरो में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट मैच्योर करती हैं। तो बोन मैरो में भी सेम प्रोसीजर होता है कि थाइमस में सारे एंटीजन एक्सपोज होते हैं, वैसे ही बोन मैरो में भी डेवलपिंग बॉडी के सारे एंटीजन एक्सपोज होते हैं। तो बोन मैरो सिखाएगा आप किसको, बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट को कैसे खाता है भाई, कि अगर ऑटो एंटीबॉडी तुम पहचानते हो, तुम्हारे कॉन्टैक्ट में ऑटो एंटीबॉडी कोई आती है, मतलब अगर बी लिम्फोसाइट बात ना मानी और उसने, पर यहाँ पे अपन नेगेटिव सिलेक्शन पॉजिटिव सिलेक्शन वाली बात नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। जैसे केस में अपन टी लिम्फोसाइट के साथ बात की है, वैसी बात नहीं करते इसमें, लेकिन होता है इसमें भी सेम मैकेनिज्म वैसे ही है कि बी लिम्फोसाइट ने ऑटो एंटीबॉडी जैसी पहचानी, अगर ऐसी कोशिश करी कि उसने अपनी सेल्फ एंटीजन को ही बाहर का एंटीजन माना और ऑटो एंटीबॉडी बनाई उसके खिलाफ, तो ऐसी बी लिम्फोसाइट एपोप्टोसिस में चली जाएगी। और अगर एपोप्टोसिस में नहीं जाएगी तो उसमें जो रिसेप्टर होंगे उनमें एडिटिंग हो जाएगी, जिससे वो बी लिम्फोसाइट सही रास्ते पे आ जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी। अब ये एपोप्टोसिस वाली बात तो समझ में आ गई होगी, पर ये रिसेप्टर एडिटिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं, तो ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन जो होती है, जो बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनेंगी, वो क्या होती है, बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन होती हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन के अंदर दो रीजन होते हैं, कॉन्स्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन। तो जो कांस्टेंट रीजन होता है वेरिएबल, तो वेरिएबल रीजन जो होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, 3 कंपोनेंट से बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, VD और J। 3 कंपोनेंट से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, VDJ। और एक बात और बता दूं, ये जो VDJ कंपोनेंट में वेरिएशन है, VDJ कंपोनेंट होते 3 कंपोनेंट होते हैं VDJ, इन कंपोनेंट में वेरिएशन के कारण ही डिफरेंट तरीके की एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो हमने देखी ना, IgG, IgE, IgM, IgD। इन कंपोनेंट्स में, ये वेरिएबल रीजन वाले जो 3 कंपोनेंट हैं, इनमें वेरिएशन के कारण ही डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ एंटीजन आइडेंटिफाइड बाय इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी। हाँ, तो जैसे मान लो, अब ये रिसेप्टर एडिटिंग वाली बात समझा रहा हूँ मैं। तो मान लो कि सेल्फ एंटीजन किसी ने कोई बी लिम्फोसाइट थी, उसने सेल्फ एंटीजन पहचाना और उसके खिलाफ इम्यूनोग्लोबिन बनवा दी। तो जो इम्यूनोग्लोबिन बनी होगी, मान लो उसमें जो वेरिएबल रीजन है, उसमें जो उसके कंपोनेंट है वो V1D1J1 है। तो क्या होगा, सर्टेन मैकेनिज्म के थ्रू चेंज होगा। जो प्लाज्मा सेल बी लिम्फोसाइट क्या होती है, वो प्लाज्मा सेल क्या होती है, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। तो प्लाज्मा सेल बनाती है इम्यूनोग्लोबिन को, तो कुछ मैकेनिज्म के थ्रू प्लाज्मा सेल में चेंज होगा, और जो उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी है, इट प्रोड्यूस करेगी। अब वो जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस करने लगेगी, ऐसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी जिसमें क्या होगा, V1D1J2 सीक्वेंस होगा। मतलब क्या किया उसने, उसका जो वेरिएबल रीजन में 3 कंपोनेंट थे, उसने V1D1J1 थे, वो अब उसने चेंज करके क्या करती है, V1D1J2। तो उसने क्या किया, अपने जो उसने क्या किया, अपने जो रिसेप्टर थे उनमें एक तरीके से एडिटिंग कर ली। V1, अब ये रिसेप्टर वाली बात कहाँ से आई, तो इन्होंने V1D और J को एज अ रिसेप्टर कंसीडर कर लिया है, एज अ रिसेप्टर कंसीडर कर लिया V1D1 और J2 को, J1 को एज अ रिसेप्टर कंसीडर कर लिया। अब उसने क्या किया, रिसेप्टर एज अ रिसेप्टर मान लो ना, एज अ रिसेप्टर
इनको क्या मान लो, वी डी जे को क्या मान लो, रिसेप्टर मान लो, एक तरीके से इनको क्या मान लो, रिसेप्टर मान लो। तो रिसेप्टर एडिटिंग में क्या हुआ कि अभी प्लाज्मा सेल ने कुछ ऐसी इम्यूनोग्लोबिन गलती से बना दी थी जो सेल्फ एंटीजन को पहचान नहीं थी। तो अब क्या करेंगे, सर्टेन मैकेनिज्म के थ्रू प्लाज्मा सेल अपने अंदर चेंजेस लाएगी और ऐसी इम्यूनोग्लोबिन बनाने लगेगी जिसमें V1 D1 मतलब वही इम्यूनोग्लोबिन बना रही है, लेकिन उसमें जो वेरिएबल रीजन है वो चेंज हो जाएगा जिससे वो सेल्फ एंटीजन को ना पहचाने। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर एडिटिंग। सिंपल। अब आगे बात पेरिफेरल टॉलरेंस पे। तो पेरिफेरल टॉलरेंस क्या होता है, तो जो कुछ भी ऑटो इम्यून वाली कंडीशन प्रोड्यूस करने वाली इम्यूनोग्लोबिन या फिर टी लिम्फोसाइट जो एस्केप कर जाती हैं सेंट्रल टॉलरेंस को, उनको कौन संभालता है, पेरिफेरल टॉलरेंस संभालती है। पेरिफेरल टॉलरेंस संभालती है, ठीक है। तो अब पहली बात ये समझ लो, पेरिफेरल टॉलरेंस रिक्वायर्ड क्यों है। ये रिक्वायर्ड है ऐसे केसेस में जिसमें क्या हो, टी सेल जो कि नेगेटिव सिलेक्टेड थी वो एस्केप कर गई सेंट्रल टॉलरेंस को, मतलब सेंट्रल टॉलरेंस का जो मैकेनिज्म था टी सेल को रोकने का, उसको एस्केप कर गई, वो बाहर आ गई, ब्लड में सर्कुलेट कर रही है। या फिर मेमोरी सेल जो बनी थी, मतलब जो अपन ने बात करी थी ना, मेमोरी सेल बन जाएंगी, अफेक्टेड टी सेल मतलब मेमोरी सेल बन जाएंगी, जिससे अगेन अगर वो टी सेल दोबारा से सेल्फ एंटीजन को पहचानती तो अपने आप मरेगी। तो वो मेमोरी सेल ख़त्म हो गई, जिससे क्या हुआ, वो टी सेल दोबारा बन गई हैं, अब मर नहीं पा रहे। तो उस केस में अपनी पेरिफेरल टॉलरेंस बड़े काम आएगी। इसके अलावा सेम विद बी लिम्फोसाइट, ऐसी बी लिम्फोसाइट जो कि एस्केप कर गई हैं सेंट्रल टॉलरेंस को। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे अपन ने जो सप्रेसर टी सेल पढ़ा था ना, यहाँ पे ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, टेक केयर ऑफ ऑटो इम्यून रिएक्शन इन अडल्ट मेनली, क्योंकि ये दोनों कंडीशन जो है ना, ये वाली तो ठीक है किसी में भी हो सकती है, लेकिन मेनली ये वाली तो उनको एडल्ट में ही देखने को मिलेगी, समझे ना, मेमोरी सेल। तो टेक केयर ऑफ ऑटो इम्यून रिएक्शन एडल्ट, इसलिए ये वाला पॉइंट लिखा है। तो दो मेजर कंसेप्ट हैं पेरिफेरल टॉलरेंस में, एक एनर्जी का और एक है ट्रैक्स। ट्रैक्स मतलब होता है टी रेगुलेटरी सेल, ट्रैक्स मतलब टी रेगुलेटरी सेल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी रेगुलेटरी सेल मतलब है इसका, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब रिमेंबर करो, ये वाली बात जो है ये याद रखना, ये पढ़ी नहीं होगी बहुत सारे लोगों ने शायद, अगर पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो तो, कि कोई भी जैसे टी सेल होती है, कोई भी जब उसके सामने टी सेल के सामने कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन प्रेजेंट करती है, तो उसको फाइनली दो स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब ये टी सेल का एक्टिवेशन होता है और फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करती है। पहला स्टेप क्या होता है, MSC2 एंटीजन जो है, ये क्या होता है, ये MSC2 एंटीजन है। MSC2 एंटीजन CD4 सेल के रिसेप्टर पे एक एंटीजन प्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसको पहचानने के बाद ये CD4 सेल का एक और रिसेप्टर होगा CD28, जो कि पेयर करना चाहिए CD80 और 86 ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, तब जाके टी सेल का एक्टिवेशन होगा और वो फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। इन CD80 86 और CD80 86 और CD28 को हम को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। जब तक इनकी पेयरिंग नहीं होगी तब तक टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होता। तो ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि भले ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल MSC2 एंटीजन के थ्रू एक फॉरेन पार्टिकल को प्रेजेंट कर दे टी सेल के सामने, टी सेल उसको पहचान भी ले, लेकिन जब तक टी सेल का CD28 और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का CD80 और 86 आपस में पेयरिंग नहीं करते, तब तक क्या नहीं होगा, टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा, फर्दर इम्यून रिस्पॉन्सेस नहीं होंगे। तो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं। CD80 86 को हम क्या कहते हैं, को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स। CD80 86 को हम क्या कहते हैं, को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स, और CD28 को ऐसे याद कर लो हिंदी में, CD80 86 CD28, CD80 86 CD28, तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है अपनी, ठीक है। फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं बारी बारी से। तो पहले एनर्जी देख लेते हैं अपन क्या है एनर्जी में। तो एनर्जी क्या होती है, तो मान लो कभी भी, तो मैं पहली बात तो ये समझ लो एनर्जी है क्या। ये एनर्जी और ट्रैक्स, कन्फ्यूजन नहीं रखनी दिमाग में जरा से। पेरिफेरल टॉलरेंस के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जब तक तुम इसको नहीं समझोगे तो पेरिफेरल टॉलरेंस की फील नहीं आएगी। दो कंसेप्ट अपन को पढ़ने हैं, या फिर मैं बोल दूँ पेरिफेरल टॉलरेंस के दो कॉम्पोनेंट बोल दूँ कि दो चीज़ें अपन को पेरिफेरल टॉलरेंस में पढ़नी है, एनर्जी एंड ट्रैक्स, सप्रेसर टी सेल या टी रेगुलेटरी सेल या और एनर्जी। तो एनर्जी पहले पढ़ रहे हैं। तो एनर्जी जैसे कोई ट्रॉमा हुआ, ठीक है, सेल्फ एंटीजन एंटर करे, मान लो कोई
चोट लगी स्किन में, मतलब हाथ में तुम्हारी चोट लगी और वो स्किन तुम्हारे चांसेस हैं वो स्किन तुम्हारे ब्लड में चली जाएगी, वेसल्स में थोड़ी बहुत एंटर करेगी स्किन, तो क्या होगा, मान लो एग्जांपल दिया स्किन का, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो ले लेगी उसको और क्या करेगी, प्रेजेंट कर देगी टी सेल पर। तो अगर तुम्हारी अच्छी टी सेल होगी, पॉजिटिव सिलेक्टेड टी सेल होगी, तो भले ही वो एंटीजन प्रेजेंट कर दे इसके सामने, तो क्या उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, नहीं रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। तो ये रिस्पॉन्स ना प्रोड्यूस करने के पीछे क्या कारण होगा, CD28 और CD80-86 में पेयरिंग नहीं हुई, यही तो कारण होगा। अब ये पेयरिंग को रोकता कौन है, तो वो सुन लो। तो CD4 सेल जो है वो पॉजिटिव सिलेक्टेड CD4 सेल रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन एंड नॉट रिएक्ट, इंस्टीड वो क्या प्रोड्यूस कर देती है, CTLA4 एंड PD1 मॉलिक्यूल। ये CTL4 और PD1 प्रोटीन होते हैं जो कि CD4 सेल बनाती है। CTLA4 क्या कहते हैं इसको, ध्यान से CTLA4 एंड PD1, CTLA4 PD1 ये तुम्हारी CD4 सेल बनाती है। अब ये करते क्या हैं सर, ये डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं दूसरे सिग्नल को जो कि रिक्वायर्ड था किसके लिए, टी सेल के एक्टिवेशन के लिए। तो इसके कारण क्या होता है, टी सेल एक्टिवेट नहीं होती। ठीक है, तो ये एनर्जी का कंसेप्ट है। अब ट्रैक्स में क्या होता है, टी रेगुलेटरी सेल तो क्यों जरूरी है, मैंने क्या बोला था, कुछ सेल्स अपन ने क्या पढ़ा था, टी सेल में बाकी सारी सेल तो मर जाती हैं, लेकिन कुछ सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, टी रेगुलेटरी सेल में, टी सप्रेसर सेल में। उनका क्या काम था, तो वो देख लोगे। तो क्या था, नॉर्मली क्या जो टी हेल्पर सेल जो ख़राब थी उनके साथ क्या होता है, बाउंड करती हैं सेल्फ एंटीजन से थाइमस, तो किल करती जाती हैं। कि क्लोन का मतलब क्या है, क्लोन में कन्फ्यूजन नहीं होना, टी लिम्फोसाइट को क्लोन कह रहे हैं, वो टी लिम्फोसाइट जो जिस टी लिम्फोसाइट की अपन बात कर रहे हैं ना उसको क्लोन कहते रहे हैं। ठीक है, तो बाउंड टू सेल्फ एंटीजन थाइमस, तो उसको मार दी जाएगी, वो नेगेटिव सिलेक्टेड तो वो मार दी जाएगी। एस्केप स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट लाइक VDJ। अब देखना क्या होता है, टी सेल जो होती है, टी सेल में भी जो अपन बोल रहे हैं ना, हाँ, तो ट्रैक्स में क्या होता है, तो ये याद रखना कि जो टी सेल होती है, जैसे अपने पास इम्यूनोग्लोबिन होती है ना, इम्यूनोग्लोबिन, इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, कौन सी साइट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। क्या नाम था उसका, VDJ, यही होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ऐसी VDJ जैसे ही सेम एंटीजन बाइंडिंग साइट लाइक VDJ, वेरिएबल रीजन होते हैं। VDJ क्या होता है, वेरिएबल रीजन है जो कि डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स को बाइंड कर लेता है खुद से, रिसेप्टर लाइक। ऐसी जो CD4 सेल होती हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, उनके पास भी स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो कंप्राइज करती है अल्फा बीटा सब यूनिट को। ठीक है, तो जैसी ये अल्फा सब बीटा सब यूनिट कंप्राइज करने वाली स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट जैसी सेल्फ एंटीजन को पकड़ेगी, तो या तो वो मार दी जाएगी, या सेम CD4 सेल एस्केप थाइमस एंड कम आउटसाइड, तो वो क्या बन जाएगी, टी रेगुलेटरी सेल या फिर सप्रेसर टी सेल होगा। क्या ये कैसे अलग होगी, जो सेल पॉजिटिव सिलेक्टेड थी, जो नेगेटिव सिलेक्ट थी मार दी गई, उनसे कैसे अलग होगी ये ट्रैक्स। तो क्या होगा सर, इसमें एंटीजन विद अल्फा बीटा सब यूनिट होगा बाइंड करने के लिए, सेम एज रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ एंटीजन। इसके अलावा इस पर खास बात ये होती है कि टी रेगुलेटरी सेल में CD25 जो होता है उसका लेवल बहुत हाई होता है। CD25 क्या है, CD25 एक इंटरल्यूकिन 2 जो होता है ना, इंटरल्यूकिन 2 उसका रिसेप्टर है। तो CD25 जो कि इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर होता है उसका लेवल बहुत हाई होता है ट्रैक्स में, टी रेगुलेटरी सेल में इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर का लेवल बहुत हाई होता है, CD25 जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा FOXP3 जिसका जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका लेवल भी बहुत हाई होता है। FOXP3 जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका लेवल भी काफ़ी हाई होता है। ये एस्केप करेगी CD4 सेल को,
ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई अपन को। स्टैम्प ऑफ अल्फा बीटा सब यूनिट का मतलब क्या है? अरे यार, स्टैम्प ऑफ अल्फा बीटा सब यूनिट का मतलब ये है कि जो सेल थाइमस में थी, सेल्फ एंटीजन को पहचान रही थी, वो सेल्फ एंटीजन को पहचान रही थी अल्फा बीटा सब यूनिट के थ्रू, वही अल्फा बीटा सब यूनिट अभी भी बाहर आ गई ना, वो सेल वही अल्फा बीटा सब यूनिट है उसके पास, वो सेल्फ एंटीजन को अभी भी इन्हीं के थ्रू पहचानेगी। तो स्टैम्प जो उधर पे था वही इधर पे, तो स्टैम्प ऑफ अल्फा सब बीटा सब यूनिट लिख दिया हमने। तो चेंज इन ट्रैक्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे? ये चेंजेस आएंगे CD25 वाला, और FOXP3 ट्रांसमिशन फैक्टर्स में होता है उसका चेंज। अब ये एस्केप CD4 सेल व्हेन कम इन कांटेक्ट विद सेल्फ एंटीजन अगेन इन फ्यूचर, तो द एंटीजन बाइंड ऑन द सेम स्टैम्प अल्फा एंड बीटा, इट कॉज इनिबिशन ऑफ CD4 सेल एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टेड, वो मार दी जाएंगी अपने आप ही। हैंस शॉर्ट में अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि ट्रॉमा होगा, सेल्फ एंटीजन आया, CD4 सेल सेम स्टैम्प इनहिबिटेड एंड सेल्फ डिस्ट्रॉयड, तो ये होता है इनके साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वाले वीडियो में अपन सप्रेसर टी सेल्स पढ़ेंगे, इम्यून प्रिविलेज साइट्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और मज़ा आएगा इसमें, ये वाले टॉपिक्स में बहुत मज़ा आएगा। फिर उसके अलावा अपन सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस को एज अ प्रोटोटाइप बना के पूरी ऑटो इम्यून डिसीजेस पढ़ लेंगे और उसका पूरा मैकेनिज्म समझ लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।